Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about unemployment. पिछली क्लास में हमने पढ़ा था unemployment के बारे में, बेरोजगारी के बारे में. In that we have discussed about the definition of unemployment. उसमें हमने unemployment बेरोजगारी की definition पढ़ी थी और उसके अनुसार क्या था? If someone is agreed to work on the going wages and didn't find the job, then only it is called unemployment. कोई भी व्यक्ति जो डिसाइड की गई सरकार के द्वारा वेजेस या मजदूरी या सैलरी उस पर काम करने को तैयार हो और काम नहीं मिले तो बेरोजगार है. यानी कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहता, वो बेरोजगार नहीं है. बेरोजगार तब है जब वो काम करना चाहे और काम नहीं मिले, तो अनएम्प्लॉयमेंट है. फिर हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अलग अलग प्रकार की बेरोजगारी कौन सी है. तो उसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया था अबाउट रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, गांव के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट किस प्रकार का पाया जाता है. उसमें हमने मुख्य तौर पर दो प्रकार का पढ़ा, एक तो था सीजनल और दूसरा डिस्गाइज. अब देखो सीजनल में क्या था कि ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर और इन ए पार्टिकुलर सीजन इफ पीपल आर नॉट गोइंग टू गेट एनी वर्क, अगर कोई काम नहीं मिले तो सीजनल है. इसमें अगर कॉमनली एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा पाया जाता है. एग्रीकल्चर की बात करें तो क्या है कि हमारी जो हार्वेस्टिंग है रबी सीजन की वो कब तक हो जाती है? अराउंड अप्रैल टू मई. तो अप्रैल मई तक हमारी हार्वेस्टिंग सारी हो चुकी होती है रबी क्रॉप्स की. अब उसके बाद वी आर गोइंग टू वेट फॉर द मॉनसून फॉर द नेक्स्ट क्रॉप. हम फिर मॉनसून का इंतजार करते हैं अगली फसल के लिए. तो ये जो बीच का समय निकलेगा 1.5 से 2 महीने, अनएम्प्लॉयमेंट. अब दूसरा, अगर एग्रीकल्चरल लेबर है यानी खेती के अंदर मजदूरी का काम करने वाले लोगों को काम कब मिलेगा? ड्यूरिंग सोइंग, सो में बीज डालते समय स्पेशली इन द प्लांटेशन, अगर पौधे लगाने उस टाइम पर काम मिल सकता है. दूसरा वीडिंग, जब कोई घास फूस हो जाए उसके अंदर उसको खरपतवार को निकालने के लिए. और तीसरा हार्वेस्टिंग, कटाई के टाइम पर. अब उनके बीच में तो समय बचा वो कहां जाए? वो बेरोजगारी है. वो कौन सी? सीजनल है, यानी पार्टिकुलर मंथ्स में किसी ईयर की अगर काम है वो सीजनल है. दूसरा हमने पढ़ा डिस्गाइज. डिस्गाइज का मतलब होता है छिपी हुई बेरोजगारी. छिपी बेरोजगारी का मतलब क्या है? हमें लगता तो है वो लोगों के पास रोजगार है लेकिन वास्तव में प्रोडक्टिविटी नहीं होती, यानी कि पोटेंशियल के अनुसार प्रोडक्टिविटी नहीं है. इसका एग्जांपल भी हमने देखा था कि अगर मान लो ए वन फार्म रिक्वायर्ड 5 मेंबर्स, अगर एक खेत के अंदर 5 लोगों की जरूरत है प्रोडक्शन के लिए, यानी मैक्सिमम आउटपुट के लिए एक खेत में जितना प्रोडक्शन हो सकता है उसके लिए 5 लोग पर्याप्त हैं. लेकिन उस परिवार में 8 लोग हैं. एक ही परिवार में एक खेत जिसका है उस फार्मर के टोटल मेंबर सारे मिला दे तो 8 लोग हैं. 8 लोग उसमें काम कर रहे हैं खेत में, लेकिन प्रोडक्टिविटी तो 5 भी तो कर सकते थे. प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ा, प्रोडक्शन तो उतना ही रहेगा क्योंकि खेत की कैपेसिटी नहीं थी. उसमें आप कैसे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स अपना लें और जो लोग हैं काम पर जितने रिक्वायरमेंट है मैन पावर को लगा ले तो 5 लोगों के साथ अपना प्रोडक्शन हो सकता है. हम मैक्सिमम लिमिट क्या है? 5 लोगों से ज्यादा की जरूरत नहीं है. लेकिन जो 3 मेंबर वाला परिवार को भी साथ में लगे हुए तो लोग टोटल कितने हैं? 8 लगे हुए वहां, लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है. प्रोडक्शन तो 5 के बराबर है. इसका मतलब बाकी 3 क्या है? अनएम्प्लॉयड है. लेकिन कौन से अनएम्प्लॉयड है? वो डिस्गाइज्ड, यानी बेरोजगार तो है लेकिन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, उनको लग रहा है काम कर रहा है, यानी खेती का काम तो कर ही रहा है. तो यह है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. अब हमारे पास अर्बन की बात करें तो अर्बन में हमारे कौन सा है? अर्बन में हमारे यहाँ है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, कि पढ़े लिखे लोग हैं, मैट्रिकुलेशन से लेके पीएचडी तक कर रहे लेकिन रोजगार नहीं मिलता है. लेकिन उसमें हमने एक चीज और पढ़ी थी, उसमें सबसे बड़ी स्थिति क्या थी? एक पैराडॉक्सिकल वर्ड इस्तेमाल हुआ, विरोधाभासी. उसमें स्थिति क्या है कि उसके अंदर हमारे पास एक तरफ तो इतने लोग एजुकेटेड हैं पार्टिकुलर फील्ड में, दे आर नॉट फाइंडिंग जॉब, उनको जॉब नहीं मिलता. दूसरी तरफ देयर इज ए डर्थ और देयर इज शॉर्टेज ऑफ लेबर और स्किल्ड और टेक्नोलॉजिकल लेबर, जो तकनीकी तौर पर सक्षम हो फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, देश के आर्थिक विकास के लिए उन लोगों की कमी है हमारे पास. यानी कुछ एक फील्ड ऐसे भी हैं जिनके अंदर हमें जो लोग चाहिए सक्षम काम करने के लिए, टेक्नोलॉजिकली साउंड लोग चाहिए, पूरे नहीं मिल पाते हैं. तो हमारे पास एक तरफ तो शिक्षा का लेवल ऐसा है कि कुछ एक लोगों ने डिग्री कर ली और उसके बाद उनको रोजगार नहीं मिल रहा, और कुछ तरफ हमारे पास ऐसी भी जगह है जहां के हमें टेक्नोलॉजिकली स्किल्ड लोग चाहिए लेकिन वो पूरी तरह से नहीं मिल पाते हैं. इसका मतलब वी हैव टू थिंक अबाउट अवर एजुकेशन सिस्टम. इसका मतलब हमें हमारी शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना होगा. जैसे हमारे यहाँ 6 से वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगी. नई शिक्षा नीति जो 2020 आई है उसके अनुसार 6th ऑनवर्ड्स हमारे यहाँ
वोकेशनल एजुकेशन व्यवसायिक शिक्षा, यानी कोई ना कोई काम भी साथ साथ सिखाया जाएगा आपकी किताबों के अलावा। किताब तो पढ़ेंगे, उसके साथ कोई काम सिखाया जाएगा ताकि कल को आप बेरोजगार न रहें, यानी अपना खुद का काम कर पाए। अब हमारे पास इसमें अनएम्प्लॉयमेंट के इफेक्ट है। अनएम्प्लॉयमेंट का इफेक्ट क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ मैन पावर। अब हमारे पास लोग तो है काम करने के लिए, और लोग का मतलब ह्यूमन रिसोर्स है वो, लेकिन रिसोर्स कब होता है? व्हेन इट हैज यूटिलिटी, जब उसका कोई उपयोग हो। तो वो खाली पड़ा है तो वेस्टेज है उस रिसोर्स की। तो ह्यूमन पावर की या मैन पावर की वो वेस्टेज हो गई। हमारे पास लोग हैं काम करने, वो काम नहीं मिल पाता देश के ऊपर, फिर वो क्या हो जाएंगे? एसेट की बर्डन, लायबिलिटी बन जाएंगे वो, यानी देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ बन जाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम लें तो उसमें मान लो आपके पेरेंट्स, यानी स्पेशली आपके फादर अगर मान लो कोई अर्निंग करते हैं घर में, अब उन्होंने आपकी शिक्षा पर पैसा लगाया, आपने पीएचडी तक डिग्री भी ले ली, बट यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड एनी जॉब। अगर आपको कोई जॉब नहीं मिलता है तो परेशानी क्या है? पिताजी मान लो 10,000 रुपए कमाते थे, अब उसमें घर का गुजारा भी करते थे, आपकी शिक्षा पर भी पैसा लगाया। अब सर्टेन एज के बाद, आफ्टर सर्टेन एज योर फादर इज गोइंग टू रिटायर, एक समय तो ऐसा भी आएगा ना कि वो 50, 55, 60, 65 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे, तो ये इनकम हमारी या तो खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। प्राइवेट सेक्टर में खत्म हो गई, अगर जो काम नहीं है तो पैसा नहीं है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में पेंशन में आ गई तो भी आधी हो जाएगी। गुजारा, अगर आपको रोजगार नहीं मिला तो उतने में ही करना है, आप कमा नहीं पाए इसलिए आपको उसने में गुजारा करना है, नहीं घर की स्थिति खराब हो जाएगी। जो चीजें हम खरीद सकते थे, जो सुविधाएं हम ले सकते थे, वो नहीं ले पाएंगे। और दूसरी तरफ अगर आपको जॉब मिल जाता, अगर एम्प्लॉयड होते और आप फिर वापिस 15 से 20,000 रुपए कमाते, तो जब तक पिताजी काम करे तो कितनी हो जाती? 25,000, यानी घर की स्थिति और अच्छी हो जाती। हम अपनी जरूरतों के अनुसार और अच्छी चीजें खरीदते, व्यवस्था को और सुधारते घर में। तो ये हमारे नहीं मिलने का डिपेंडेंट है, ये एक वेस्टेज होगी परिवार के लिए भी और अल्टीमेटली इकोनॉमी के लिए भी, पूरे देश के ऊपर तो बोझ है। सरकार को सोचना पड़ता है कि अनएम्प्लॉयड है उनको किस प्रकार सुविधाएं प्रदान की जाए, किस प्रकार अनाज प्रोवाइड कराया जाए। और एक गरीब परिवार में तो और भी स्थिति खराब हो जाती है, क्योंकि पहले वो सब्सिस्टेंस लेवल तो जीवन निर्वाह केवल गुजारा कर पाते हैं, अगर उसमें भी और किसी व्यक्ति को दूसरा काम नहीं मिले, यानी अगर वो काम मजदूरी का ही करते हैं, 2 दिन मजदूरी नहीं मिले तो स्थिति और खराब हो जाएगी। और खराब कैसे हो जाएगी? वो गुजारा कर रहे थे, अब गुजारा भी नहीं हो पा रहा, तो कुछ ना कुछ अपने न्यूट्रिशन लेवल से कम खाए, या तो क्वालिटी में अच्छा नहीं खा पाएंगे, सस्ता खरीदेंगे तो अच्छा नहीं मिलेगा, और दूसरा है फिर कम खरीदेंगे, तो उससे क्या है? उनकी हेल्थ पर भी प्रभाव पड़ेगा, हेल्थ पर प्रभाव पड़ेगा उल्टा प्रभाव, फिर वो कमाने लायक भी नहीं रहेंगे। तो हमारे यहाँ अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो बर्डन हो जाता है हमारे समाज के ऊपर भी, हमारी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के ऊपर, परिवार के ऊपर भी। हालांकि भारत में अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें, अगर डाटाज देखें हमारे, तो हमारे लो है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है, बेरोजगार दर कम है। लेकिन क्यों है ऐसा? नहीं भारत में बेरोजगार नहीं, बहुत सारे, लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी 2/3 पॉपुलेशन किसमें है? एग्रीकल्चर में है। और एग्रीकल्चर में अभी आपने पढ़ा था क्या था? डिजिटाइज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी हमने किसको काउंट कर लिया? वो व्यक्ति जिसकी प्रोडक्टिविटी नहीं है उसको भी हमने रोजगार में काउंट कर रखा है। यानी भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम क्यों है? कि एक फार्मर जिसके पास 1 एकड़ जमीन है, उसको प्रोडक्टिविटी के लिए उसमें काफी है 3 से 4 या 5 लोग, उससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकता खेत में, चाहे आप 15 लगा दें उसमें। अब उसके बावजूद उसमें 8 लगे, 3 बेरोजगार थे, तो उन 3 को भी हमने तो रोजगार में काउंट कर लिया। कितने लोग खेती में लगे, यानी फार्मर है, खेती कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, हमने उसको काउंट कर लिया। एक तो इस वजह से कम है। दूसरा, हमने उन लोगों को भी रोजगार में काउंट कर लिया जो कि वेजिस, डेली वेजिस लेबर है। जैसे हमने किसी व्यक्ति को लगातार रोजगार मजदूरी का मिल रहा है, वो एक व्यक्ति को कम से कम मान लो 300 रुपए मिलने चाहिए। गरीब व्यक्ति घर पर खाली नहीं बैठ सकता, उसको घर का गुजारा करना, 300 रुपए गुजारा करना होता है उसको। लेकिन कोई दिन ऐसा उसको काम नहीं मिले और कोई दूसरा व्यक्ति बोले देखो मेरे पास इतना ही काम है, 100 रुपए मिलेंगे, तो क्या करेगा? 100 रुपए में भी काम करेगा। हमने तो उसको भी काउंट कर लिया कि उसको तो रोजगार मिला और काम कर रहा है वो, लेकिन क्या वास्तव में काम कर रहा है? 300 कमाने वाला व्यक्ति 100 में काम कर रहा है। तो ये हमने इसलिए हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है, क्योंकि हमने डिस्गाइड और जो अपने पोटेंशियल से कम कमा रहे हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट में काउंट कर लिया। अब अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ डिफरेंट सेक्टर्स में क्या कुछ स्थिति है रोजगार की, अलग अलग सेक्टर की बात करें, सेक्टर कौन कौन से इकोनॉमी की? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी में एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा लेबर कंज्यूमिंग है, सबसे ज्यादा हमने पहले ही पढ़ा 2/3 है, यानी लगभग 65-70% लोग खेती में लगे हुए हैं, सबसे ज्यादा लेबर कंज्यूमिंग है। अब लेकिन लेबर कंज्यूमिंग क्या हो गया? धीरे धीरे हमने देखा डिस्क्राइब एम्प्लॉयमेंट बढ़ा,
जो एक्स्ट्रा मेंबर थे परिवार में उन्होंने शिफ्ट करना शुरू कर दिया। यानी कितने दिन गुजारा करेंगे, उसके बाद उन्होंने दूसरी तरफ शिफ्ट करना शुरू किया, सेकेंडरी सेक्टर की तरफ, यानी इंडस्ट्रीज में चले गए काम करने के लिए। तो उसमें क्या हो गया, अब हमारे पास शिफ्ट हुआ सेकेंडरी, और सेकेंडरी में हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कौन सा है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, तो छोटे उद्योग हैं उनमें ज्यादा लोग काम करते हैं। अब उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर की हेल्प के लिए जैसे हमारा टर्शियरी सेक्टर डेवलप हुआ तो टर्शियरी सेक्टर में लोग मूव कर गए, लेकिन हमारे सबसे ज्यादा लोग प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी में, टर्शियरी में कम है। अगर रोजगार की बात करें तो हालांकि आज के समय में अगर टर्शियरी सेक्टर की बात करें तो जीडीपी में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है उसका, लेकिन एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा प्राइमरी फिर सेकेंडरी में है। अब हमारे पास इसमें एक एग्जांपल के द्वारा देखा कि किसी भी जगह की स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है। अब एक गांव में एक एग्जांपल दे रखा है, दे आर एबल टू मीट देयर नीड्स, अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं सारे लोगों, यानी खाने पीने की प्रोडक्शन है उनके पास पर्याप्त। उसके साथ साथ शिक्षा, अपने बच्चों को वहीं पढ़ा भी लेते हैं घर में वो। लेकिन उसके बाद एक व्यक्ति को लगा क्यों ना मेरे बच्चे को बाहर एडमिशन दिला दिया, उसने एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन दिला दिया अपने बच्चे का। उसके बाद उसने एग्रो इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया। उसके बाद उसने नया घर में अपने गांव में आने के बाद एक नया एक हल का निर्माण किया। एग्रो इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करने के बाद उससे प्रोडक्शन बढ़ गया खेत का। जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ा, सरप्लस प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, मार्केट में बेचा, आमदनी बढ़ी। तो उसकी वजह से गांव में एक नया रोजगार आ गया कि ये काम भी करेंगे तो आमदनी बढ़ जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति हो गांव में, तो एक नया रोजगार आ गया किसका, एग्रो इंजीनियर का। अब उसके बाद सबको लगा गांव में क्यों ना हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, वो भी काबिल बने, हमारी इनकम भी बढ़ेगी। तो उनको जरूरत महसूस हुई किसकी, स्कूल की। तो उन्होंने गवर्नमेंट से बात की कि हम पंचायत, हमारे गांव की पंचायत स्कूल खोलना चाहती है, सरकार हेल्प करे, जमीन दे दी कि स्कूल खोल दिया गया। जैसे स्कूल खुला एक रोजगार हो रहा गया, कौन सा, स्कूल में टीचर तो होंगे, तो टीचिंग के लिए एक रोजगार और बढ़ गया। और किससे इंस्पायर हो, इस एग्रो इंजीनियर से। क्यों, जैसे उसने शिक्षा ग्रहण की, इनकम बढ़ी, अब उनको लगा बाकी को शिक्षा देंगे बच्चों को तो उनकी भी इनकम बढ़ेगी। अब उसके बाद एक परिवार ऐसा जो अपने बच्चे को किसकी शिक्षा दिला दी, स्टिचिंग ऑफ क्लोथ्स, कपड़े, टेलरिंग की, कि टेलर का काम करें, अच्छी क्वालिटी कपड़े सिलने शुरू कर दिए। एक गांव में रोजगार और बढ़ गया। अब उसके बाद गांव के सभी लोग जाते हैं अच्छे कपड़े पहने, अच्छी सिलाई कपड़े पहने, गांव में जैसे भी सिलते उसकी बजाय अच्छे कपड़े पहने, और एक समय बचा। लोगों को कपड़े खरीदने के लिए मार्केट जाना पड़ता, गांव में अवेलेबल थे, तो इससे आसान हो गया, उनका समय बचा, उस खेत पर ज्यादा ध्यान दे सकते थे, प्रोडक्शन और बढ़ा। तो धीरे धीरे देखो इस प्रकार उस गांव के अंदर व्यवस्थाएं सुधरती चली गई और अल्टीमेटली इट बिकेम ए प्रोस्पेरस विलेज, और किस प्रकार गांव समृद्ध होता चला गया। तो इसी प्रकार किसी भी गांव में अगर सुधार की व्यवस्था को शुरू किया जाए तो धीरे धीरे ये सारी व्यवस्थाएं सुधारी जा सकती हैं और कई रोजगार गांव के अंदर ही डेवलप किए जा सकते हैं। तो ये था हमारा पीपल्स, किस प्रकार हम ह्यूमन रिसोर्स को और डेवलप कर सकते हैं एजुकेशन और हेल्थ के द्वारा। और ज्यादा फैक्टर हमने देखा है एजुकेशन का है, और एजुकेशन आएगी तो हम हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हो जाएंगे। अगर आपको इस लेसन में कुछ भी समझ में नहीं आया, यू कैन लीव ए मैसेज और मेक ए कॉल टू मी। थैंक यू, नाइस।